सो हे गाइस, जैसा आपको पता ही है कि गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी बर्फ क्यों बन जाता है और बटरफ्लाइज अपने पैरों से किसी चीज को टेस्ट करती है और कार्ड्स के डेक में जो किंग होता है वो रियल लाइफ में कौन है और एक ऐसा पैरासाइट है जो अगर किसी चूहे में चला जाए तो वो बिल्ली से नहीं डरता। तो इसे देखने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंटेलेक्चुअल टॉक्स। नंबर 1, तो क्या आपको पता है गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी बर्फ बन जाता है? पर ऐसा क्यों होता है? इस इफेक्ट को साइंटिफिक टर्म में मैपेम्बा इफेक्ट कहते हैं। 1963 में एरिस्टो मैपेम्बा, जो कि तंजानियन हाई स्कूल स्टूडेंट थे, उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर की 2 वाटर बॉडीज ली और देखने की कोशिश करी कि कौन पहले फ्रीज होता है। तो उन्होंने देखा कि जो पानी गर्म था वो जल्दी फ्रीज हो गया, मतलब बर्फ बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हमें इवेपोरेशन प्रोसेस को समझना होगा कि अगर किसी भी ओपन कंटेनर में गर्म पानी ठंडा होता है तो उसका कुछ मास कम हो जाता है जो इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो उसमें पानी भी कम हो जाता है और कम पानी को जमने में कम समय लगता है। पर यह थ्योरी हर जगह काम नहीं करती, खासकर तब जब वेसल क्लोज या ढका हुआ हो, क्योंकि इस सिचुएशन में पानी कंडेंस होकर वापस आ जाता है। और हम यह भी नहीं बोल सकते कि इवेपोरेशन ही एक ऐसा रीजन है पानी के जल्दी जमने का। पर अगर हम ध्यान से सोचें तो जो हॉट वाटर होता है वो हर समय पानी में ऊपर होता है इवेपोरेशन से पहले, और कोल्ड वाटर नीचे रहता है। तो अगर हम देखें तो गर्म पानी हर समय ऊपर रहेगा और ठंडा पानी नीचे। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन करंट कहते हैं और ये हीट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस लिक्विड और गैस में बहुत ही पॉपुलर है। तो जो ये ठंडा पानी नीचे होता है तो ये अनइवन सा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कन्वेक्शन करंट क्रिएट करता है जो फ्रीजिंग प्रोसेस को एक्सिलरेट कर देता है। तो जो गर्म पानी का टेम्परेचर होता है वो ठंडे पानी से भी तेज डिक्रीज होता है। तो अगली बार जब आप अपने आइस क्यूब ट्रे को फिल करने जाओ तो उसमें ठंडे पानी की जगह गर्म पानी डालना, जिससे वो जल्दी जम जाए और ज्यादा ठंडा हो जाए। नंबर 2, क्या आप अपनी फीट मतलब अपने पैरों के पंजों से टेस्ट कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, और हम ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे। पर यही एक ऐसा तरीका है जिससे बटरफ्लाई सोचती हैं कि कहाँ उन्हें एग ले करना चाहिए। उनके टेस्ट सेंसर उनकी फीट में होते हैं और वो सिर्फ पत्तों पे चढ़कर ही टेस्ट कर लेती हैं और सोच लेती हैं कि क्या उनके कैटरपिलर्स इस पत्ते को खा पाएंगे। बहुत सारी एडल्ट बटरफ्लाईज काट या चबा नहीं सकती, वो ज्यादातर लिक्विड ही पीती है, जैसे नेक्टर, सेप, फ्रूट्स का जूस। उनके पास एक लंबी ट्यूब जैसी जीभ होती है जिसे प्रोबेसिस कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉ की तरह काम करता है और जब वो उन्हें यूज नहीं करती तो वो फोल्ड हो जाता है। और सबसे बड़े प्रोबेसिस होते हैं मॉर्गन स्पिनिक्स मॉथ के पास, जो कि 12 से 14 इंच के हैं, जिससे वो डीप ऑर्चिड्स का नेक्टर चूस सके। नंबर 3, बहुत से लोग मानते हैं कि कार्ड के डेक में हर किंग हिस्ट्री के किसी एम्परर को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपने भी कभी ये सोचा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम जानते हैं कि कौन सा किंग हिस्ट्री के किस एम्परर को रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ स्पेड है डेविड, जो कि इजराइल के किंग थे। किंग ऑफ क्यूब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि किंग ऑफ मैकेडोनिया थे, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। किंग ऑफ हार्ट चार्ली मैग्नी, जो कि फ्रांस के किंग थे। किंग ऑफ डायमंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों का मानना है कि किंग ऑफ डायमंड जूलियस सीजर है, तो कुछ लोगों का मानना है किंग ऑफ डायमंड रोमन सीजर अगस्टस है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट प्लेइंग कार्ड को लेकर यह है कि एक बहुत ही कंस्ट्रक्टेड डेक अमेरिकन सोल्जर्स को भेजा गया जो जर्मन कैंप में फंसे हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और यह प्लेइंग कार्ड बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट प्लेइंग कार्ड कंपनी द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूएस गवर्नमेंट। और इन कार्ड्स में एक यूनिक बात यह थी कि जब यह कार्ड्स गीले हुए तो उसमें प्रिजनर्स यानी यूएस सोल्जर्स को मैप का हिस्सा मिला जिससे वो आजाद हो सके। नंबर 4, सो गाइस, एक पैरासाइट है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा। अगर यह किसी चूहे में चला जाए तो उसका बिल्ली से डर खत्म हो जाता है, मतलब रियली वो चूहा निडर हो जाता है। तो इसे हम सिंपली समझते हैं जैसे किसी मेल रैट को एकदम से किसी फीमेल रैट की प्रेजेंस का सेंस होता है और वो चार्ज्ड अप हो जाता है। ठीक उसी तरह
अगर कोई मेल रैट इस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाए तो टॉक्सोप्लाज्मा उसके इस रिस्पॉन्स को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। कैट यूरिन से रैट के लिए फियर ऑफ कैट इज रेशनल, बट सिर्फ एक कैट स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां टॉक्सोप्लाज्मा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस पैरासाइट के लिए यह कैट का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही जरूरी है अपनी लाइफ साइकिल को चालू रखने के लिए। इसीलिए उनके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वो अपने होस्ट रैट को किसी भी तरह कैट को खिला दें तो वो खुद को एक पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं, जिससे रैट फियरलेस हो जाता है। नो फियर नो फ्लाइट एंड किटीज डिनर इज सर्व्ड। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। साइंटिस्ट को यह बात बहुत सालों से पता है कि अगर टॉक्सोप्लाज्मा किसी रैट के अंदर चले जाएं तो वो फियरलेस हो जाते हैं। यह एक एग्जांपल है मैनिपुलेशन हाइपोथेसिस का। इसमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने फायदे के हिसाब से अपने होस्ट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। नंबर 5, पॉल्यूशन की वजह से अर्थ की ओजोन लेयर बहुत ज्यादा सफर करती है। यह हम सब के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि यह फ्रेजाइल गैस लेयर हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करती है और हमें बचाती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। पर सौभाग्य की बात यह है कि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना यह है कि 50 साल में ओजोन लेयर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 2018 की यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस रिकवरी के लिए हमें बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987, जिसकी वजह से ग्लोबल बैन हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट था। इससे पहले CFOs बहुत कॉमनली यूज्ड होते थे रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल्स कैन में और ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इंटेलेक्चुअल टॉक्स का पहला एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं आपका इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था। और ऐसे ही इंटेलेक्चुअल फैक्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।